न्यूज में हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन और हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। आज के दिन भी उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है। आज 5 दिवसीय मानसून सत्र होना है और सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार जताए गए हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी है। बीजेपी को घेरने में विपक्षी पार्टियां लगातार लगी हुई है। कल सत्र में महंगाई भत्ते की घोषणा की गई थी और आज चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार आज भी जताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बीते दिन महंगाई भत्ते की घोषणा की गई और आज भी बीजेपी को लगातार विपक्षी पार्टियां घेरने में जुटी हैं। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस और तमाम अन्य दल जो इस वक्त सक्रिय है उत्तराखंड में, सभी बीजेपी सरकार को घेरने में जुटे हैं। और इसी बीच ये जानकारी भी है कि कई संगठन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच भी करेंगे, क्योंकि आज चौथा दिन है। 5 दिवसीय मानसून सत्र का अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसे में कई संगठन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच करने की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेर रही है। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। नवीन, आज चौथा दिन है उत्तराखंड के विधानसभा मानसून सत्र का। आज क्या कुछ रहने वाला है, जानकारी दीजिएगा। उनका निश्चित तौर पर आज विधानसभा का चौथा दिन है, तो कहीं ना कहीं हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस साइकिल से अभी कुछ ही देर में करीब 11 बजे विधानसभा पहुंचेगी। उनका यह विरोध प्रदर्शन रहेगा। विरोध जताया जाएगा कि वह साइकिल के माध्यम से जो उनके नेता हैं वह पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा का आज जो सत्र है वह हंगामेदार रहना। हालांकि सरकार ने एक बड़ी बात यह की है कि जो राज्य कर्मचारी हैं, करीब 1 लाख से अधिक के कर्मचारियों को उनको जो महंगाई भत्ता दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात दी गई है राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए। लेकिन अब जब चौथा दिन है तो अब जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगा हुआ है। चाहे बेरोजगारी की बात की जाए, देवस्थानम बोर्ड की बात की जाए या फिर महंगाई की बात की है, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसके तहत रणनीति बनाई गई है और इसके साथ ही तमाम छोटे बड़े दल हैं और संगठन है वह आज विधानसभा कूच करेंगे और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज विधानसभा का जो सत्र है वो जा रही है। इसको लेकर साफ तौर पर अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि विधानसभा की कार्यवाही बाधित ना हो। इसको लेकर विधानसभा के 3 बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो विधानसभा ना पहुंच पाए। हालांकि सरकार का साफ तौर पर यह निर्देश है कि जो भी जायज मांगे हैं वह पूरी तरीके से मानी जाएंगी, चाहे कोई भी मुद्दा होगा, लेकिन अगर जायज होगा तो जरूर सरकार इस पर काम करेगी और लोगों के हित में काम करेगी। आपने जानकारी दी कि कई संगठन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा भी कूच करेंगे, तैयारी कर रहे हैं इसकी। तो क्या नवीर ये माना जाए कि जिस तरीके से राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई के दौरान देखा गया कि सदन से लेकर सड़क तक पहुंच गए थे विपक्षी पार्टियां, क्या ऐसा ही कोई नजारा देखने को मिलेगा क्या? जी निश्चित तौर पर सदन तक पहुंचने की बात तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन है जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेकर उनका साफ तौर पर विधानसभा कूच है वो भारी तादाद में पहुंचेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी तैयारियां की है, क्योंकि विधानसभा का सत्र होता है। कार्यवाही सरकार बार बार यही कह रही थी कि जो कार्यवाही है विधानसभा की वो लंबे समय तक चले, बाधित ना हो। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में बैठकर मंत्रणा भी की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहर लोग हैं, जो बेरोजगार हैं या फिर अन्य संगठनों के लोग हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम अपनी बात, अपनी जो जायज मांगे हैं उसे लेकर विधानसभा जाएंगे। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर ये दावा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहां पर जो विधानसभा है वहां 0 जोन किया गया है, वहां पर कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। जो भी प्रदर्शन करेंगे उन्हें अरेस्ट करने की कार्यवाही भी की जाएगी। तो साफ तौर पर यह है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सरकार का भी साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी जायज मांगे हैं उसको माना जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड का समूचा विकास सबसे प्राथमिकता सरकार की यही है कि उत्तराखंड का विकास हो और इसको लेकर अगर कोई भी कदम उठाया जाएगा, जो जायज कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे, जनता के हित में उठाए जाएंगे। आज चौथा दिन है नवीन, और कौन कौन से अहम प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से? जी निश्चित तौर पर प्रश्नकाल चलेगा। इसके साथ ही तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर मंत्रणा की जाएगी। अब बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा है या फिर महंगाई का मुद्दा, तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी। इसके साथ ही कल की बात की जाए तो जो गन्ना किसानों की बकाया राशि की बात की थी, उस पर चर्चा की गई थी। तो तमाम सारी चर्चाएं चलेंगी और
करीब 11 बजे की कार्यवाही है शुरू होगी। इसके बाद जो चर्चा चलेगी और पक्ष और विपक्ष अपने अपने जो प्रश्न है उसको रखेगा और संबंधित विभाग जो संबंधित मंत्री हैं उनसे इसका जवाब भी मांगा जाएगा कि क्या कुछ कार्यवाही अभी तक की गई है। करीब 4.5 साल का वक्त हो चुका है और इसमें अब तक विकास को लेकर क्या कुछ कदम विभाग द्वारा या संबंधित मंत्री द्वारा उठाए गए हैं, इस पर भी चर्चा चलने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि आज चौथे दिन के दौरान क्या कुछ रहने वाला है उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुक करते हैं। कांग्रेस लगातार विपक्षी पार्टियों को घेरने में लगी है। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में लगातार देखा जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों को लेकर बयानबाजियां भी कर रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के शासन से परेशान हो चुकी है जनता, ये कहा गया है कांग्रेस अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ की तरफ से। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम पर है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लगातार निशाना साधा जा रहा है सरकार पर, भ्रष्टाचार का बोलबाला अपने जोर पर पहुंच गया है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। लगातार विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर के बयानबाजियां करती नजर आ रही है। और एक बार फिर से अब कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जनता बीजेपी के शासन से परेशान हो चुकी है और साथ ही बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ ने बड़ा बयान दे दिया है उत्तराखंड सरकार के लिए। विधानसभा सत्र चल रहा है एक और दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव आने हैं, समय बेहद ही कम बचा है, 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में लगी है और लगातार बीजेपी को घेर रही है। और अब उनकी तरफ से कहा गया है कांग्रेस ने कि बीजेपी के राज में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार का बोलबाला अपने चरम पर पहुंच चुका है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लगातार कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि 2022 में सत्ता में काबिज होगी और उत्तराखंड की सत्ता कांग्रेस के हाथों होगी 2022 में, ये कांग्रेस की तरफ से लगातार दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बयानबाजी का दौर भी बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार को लेकर के। अब एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जनता बीजेपी के शासन से परेशान हो चुकी है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई अपने चरम पर है। ये बयानबाजियां लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक और विधानसभा सत्र चल रहा है, हंगामे देखे जा रहे हैं। कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर हंगामे कर रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर से ही बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है लगातार। कांग्रेस अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ का बड़ा बयान सामने आया है कि जनता बीजेपी के शासन से परेशान हो चुकी है और जनता त्रस्त है, ये कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। नवीन, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है बीजेपी पर और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के राज में जनता परेशान है, कितनी सच्चाई आप इसके पीछे देख रहे हैं? जी निश्चित तौर पर अब चुनाव नजदीक है, 2022 का चुनाव नजदीक है। कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगा हुआ है। अभी बयान सामने आया था तिलकराज बेहड़ जो कांग्रेस नेता है, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त है। साफ तौर पर यही है कि अब जब चुनावी माहौल है तो कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है। अब बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लेकर लगातार अब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहा है, एक दूसरे पर वार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है कि जनता को किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, क्या कुछ किया जाए कि जिससे कि 2022 का जो चुनाव है उसे अपने हक में लिया जाए और सत्ता में काबिज हुआ जाए। इसको लेकर अब पार्टियां तैयारियां कर चुकी हैं। अगर छोटे बड़े दलों की भी बात की जाए तो छोटे बड़े दल भी अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। इसके साथ ही चुनावी संकनाट भी हो चुका है, चुनाव आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में भी लगी हुई हैं कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, क्या कुछ ऐसे मुद्दे लेकर जाया जाए जनता के बीच में तो जिससे कि जनता हमारे पक्ष में वोट करे। तो कहीं ना कहीं अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। वही अब कांग्रेस के द्वारा भी किया गया है कि कांग्रेस ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार
पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार कोई भी वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके साथ ही महंगाई बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अब ये चुनावी सरगर्मियों की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर अब यह है, जनता किसके हक में वोट करेगी, जनता किस पे अपना दांव लगाएगी, वह अभी आने वाला चुनाव ही दिखाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टियां अब अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई हैं, संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। तो सबसे बड़ी बात ये चुनाव की लेकर यही हो रहा है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, यूकेडी की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो तमाम सारे दल अब आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ये जानकारी भी दीजिएगा नवीन कि कांग्रेस बूथ लेवल पर कितनी तैयार आपको नजर आ रही है? बयानबाजी तो की जा रही है, लेकिन अगर बात करें बूथ लेवल, क्या ग्रामीण इलाकों तक कांग्रेस पहुंच पाई है? आज जी निश्चित तौर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद की गई है। इसके लिए नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है कि युवाओं को जोड़ा जाए, ग्राम स्तर तक जो लोग हैं ग्राम स्तर तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि संगठन को मजबूत करने की कवायद अब कांग्रेस द्वारा तेज कर दी गई है। बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। अहम जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए और जनता को अब कांग्रेस द्वारा जो पिछले सरकारों में काम किए गए हैं उसकी बात, संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। कांग्रेस का साफ तौर पर यही निर्देश है कि सबको साथ में लेकर चलना है, संगठन को मजबूत करके चलना है। पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। तमाम सारी बैठकें ग्राम स्तर से भी की जा रही हैं और जिले स्तर से भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है और इसी के साथ मजबूती से रणनीति भी बना रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल सक्रिय है। इसी बीच कांग्रेस भी लगातार बयानबाजी करती नजर आ रही है। चलिए अब आगे रुक करते हैं। बड़ी जानकारी हरिद्वार से सामने आ रही है। हरिद्वार में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। लगातार तेज बारिश जिस तरीके से देखी जा रही है उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार में अब कोहराम मचा है। गंगा समेत कई नदियां अपने उफान पर पहुंच गई हैं। लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है क्योंकि लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में देखा जा रहा है और बारिश से जीविका पर खतरा मंडराता जा रहा है। दरअसल लोगों की जीविका पर भी खतरा मंडरा गया है जिस तरीके से लगातार तेज बारिश उत्तराखंड में देखी जा रही है। अब हरिद्वार में बारिश से कोहराम मच गया है। गंगा समेत कई नदियां उफान पर है जिससे गंगा का पानी और कई नदियों का पानी सड़कों तक पहुंच गया है, साथ ही मलबे सड़कों तक पहुंच रहे हैं। लोगों का जीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो चला है उत्तराखंड के अंदर। सीधा असर जीविका पर लोगों के देखा जा रहा है क्योंकि लगातार तेज बारिश उत्तराखंड के अंदर हो रही है। पल पल मौसम उत्तराखंड का लगातार बदल रहा है जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों को। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गई है, सीधे उनका रुख करेंगे। विशाखा, हरिद्वार से जानकारी सामने आई है कि तेज बारिश के बाद कोहराम मचा है और नदी नाले उफान पर है। क्या हालात इस वक्त आप हरिद्वार में देख पा रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, राजधानी देहरादून के साथ ही हरिद्वार में जिस तरीके से गंगा का जो कह सकते हैं कि लेवल है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और कई जगहों पर जहां पर गंगा की जो पहुंच थी वो भी नहीं थी और एक तरीके से सूखा वहां पर रहता था, उसमें भी जो पानी है वो कई फीट तक आकर भरा है। और जहां तक लोगों के जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आशियाने बनाए गए थे वहां तक भी जो गंगा का जलस्तर है वो आया है। कई गाड़ियों के बहने की जो खबरें हैं वो प्रशासन के पास है और गाड़ियां बहकर हर की पौड़ी तक पहुंच रही है। इस तरीके का जो फिलहाल स्थिति है वो हरिद्वार में बनी हुई है क्योंकि जिस तरीके से हम हरिद्वार की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर गंगा किनारे एक तरीके से जो जिला है हरिद्वार वो बनाया गया है और बसा हुआ है। और जब बारिश का जो फिलहाल जिस तरीके से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है तो जाहिर तौर पर गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है, जिसका सीधा असर जो हरिद्वार के स्थानीय इलाके हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहां पड़ता है। और जगह जगह पर जो पानी है वो लोगों के घरों में भरा है और जिस तरीके से गंगा का जो फिलहाल स्थिति है उसको देखकर लोग दहशत में हैं और इतने उफान पर फिलहाल जो नदी नाले के साथ ही गंगा नदी है वो बह रही है। जी ये जानकारी भी दीजिएगा कि विशाखा, कहा जा रहा है कि लोगों की जीविका पर खतरा मंडरा रहा है, कैसे लोगों का जीवन इस वक्त संभव हो पा रहा है? जी बिल्कुल सोनिका, बीते जिस तरीके से 2 से 3 दिन से लगातार राज्य में बारिश हो रही है तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, चाहे वो रोजगार है या अन्य जो सुविधाएं हैं, उनको मुहैया कराने में जाहिर तौर पर जो आम आदमी है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे लोग जिनको जो अपने दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग है या अन्य लोग हैं,
जिनकी जो दिनचर्या है वो दिन प्रतिदिन के काम से चलती है। तो जाहिर तौर पर इस मौसमी बारिश ने कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का जो एक तरीके से रोजगार है वो छीन लिया है और कई हफ्तों से ऐसे लोग जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाए हैं और ऐसे लोगों को अपना गुजारा चलाना भी मुश्किल है। तो जाहिर तौर पर ऐसी लोगों के लिए जीविका का जो एक संकट है वो भी खड़ा हो गया है। और मौसम के चलते जिस तरीके से जो आम आदमी के साथ साथ जो लोग जिनके पास घर नहीं है और जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, हरिद्वार में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं और एक बड़ी बस्ती देखी जाती है जहाँ पर लोग झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। इस बारिश के चलते फिलहाल उन लोगों की जो जीविका है, उन लोगों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है और तमाम चीजें फिलहाल उत्तराखंड में इस मौसम के हालात को देखने के लिए मिल रही है। तो क्या विशाखा, प्रशासन की तरफ से क्या कोई व्यवस्थाएं है उनके लिए की जा रही है, लोगों के लिए जिनकी जीविका पर इस वक्त खतरा मंडरा गया है? जी बिल्कुल सोनिका, प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों को राशन और अन्य सामग्री जरूर पहुंचाई गई है, लेकिन जिस तरीके से उनका जीवन फिलहाल अस्त व्यस्त है वो फिलहाल उसके लिए कोई जो बंदोबस्त है वो सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और क्योंकि ऐसे लोगों की जो संख्या इतनी ज्यादा है तो प्रशासन को भी जाहिर तौर पर अगर ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है तो उसके लिए सरकार की जो एक तरीके से कहिए कि कोई जो एक तरीके से सरकार का जो वादा है वो चाहिए होगा। प्रशासन इतने बड़े लेवल पर आपको रोकना चाहेंगे बीच में, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश चल रहा है और मौसम विभाग ने राज्य में अलर्ट भी जारी कर रखा है। दरअसल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और सीएम ने अधिकारियों को सचेत रहने के निर्देश भी दिए हैं। जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है और उसी के बीच सड़कों से मलबों को हटाने के निर्देश भी सीएम की तरफ से अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। देहरादून की बात करें तो वहां भी बीती रात से देखा जा रहा है तेज बारिश लगातार चल रही है। हरिद्वार में कोहराम मचा है, नदियां और गंगा की नदियां उफान पर देखी जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय पर काम किया जाए और सड़कों से मलबे को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है, बारिश के चलते लोगों की जीविका पर खतरा मंडरा गया है। हमारी संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ, उनका सीधा रुख करेंगे। धनराज, जिस तरीके से लगातार तेज बारिश चल रही है, अब इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद संज्ञान लिया है, क्या कुछ उनकी तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? सैनिका, बिल्कुल जिस तरीके से 2-3 दिन से लगातार उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बारिश का मौसम बना हुआ है। तमाम जो जिले हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, तमाम जिलों में बारिश लगातार जारी है। हालांकि अभी जो है मैदानी इलाकों में धूप जरूर खिली है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है कि कहीं ना कहीं 27 तारीख तक जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कल आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया था और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमेशा वो सचेत रहें, क्योंकि कभी भी कोई घटना घट सकती है। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं ना कहीं भूस्खलन की खबरें जरूर सामने आती हैं, तो कहीं उसके लिए सचेत रहने के आवश्यक निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश अभी भी बनी हुई है और तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से पौड़ी क्षेत्र की बात करें, चंपावत की बात करें या चमोली की बात करें तो लगातार बारिश वहां पर हो रही है और भूस्खलन के मामले अभी हाल ही में सामने भी आए थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से देहरादून में हमने कल देखा कि कल जो बारिश हुई थी तो उसके बाद कहीं ना कहीं बादल फटने के मामले सामने आए थे। रोकना चाहेंगे क्योंकि इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही कि जिस तरीके से मौसम लगातार उत्तराखंड का बदल रहा है और तेज बारिश के चलते लोगों की जीविका पर खतरा मंडरा गया है, कहीं भूस्खलन हो रहा है। अब इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से हमारा पूरी तरह से एकदम सतर्क है और हर जगह हम लोगों ने पहले से ही निर्देश किया हुआ है सभी जिलाधिकारियों को कि 24 घंटे जो है आपदा प्रबंधन का जो कंट्रोल रूम है वो चालू रहे, उसमें हर प्रकार की सूचनाएं आए और कहीं पर भी कोई घटना होती तो तत्काल वहाँ पर जो ऐसी जरूरत हो उसके हिसाब से वहाँ पर कार्य किया जाए। चलिए आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब बेहद सामान्य होने लगे हैं क्योंकि आंकड़े बहुत कम नजर आ रहे हैं। अब उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं। बीते 24 घंटे की बात करते हैं तो अगले 24 घंटे के अंदर 32 नए संक्रमित मिले हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राहत भरी खबर है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है और बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कहा गया है कि दिसंबर के अंत तक पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में 32 नए संक्रमित और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। मौत का सिलसिला लगातार थमता जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। हालांकि तीसरी लहर की आशंका भी है, तो इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को एक्टिव भी रखा हुआ है। तमाम तरह के प्रबंध अस्पताल में किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। धनराज, उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं और अच्छी बात कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जी सोनिका, बिल्कुल भले ही उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो गए हों, जिस तरीके से देखा गया है कि 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं संक्रमित, जो 32 मामले कुल निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात है कि किसी भी व्यक्ति की अभी तक मौत नहीं हुई है काफी समय से, तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात जरूर है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर भी नजर बनाए हुए हैं और साफ तौर पर वो अधिकारियों को निर्देश भी इसमें देते रहते हैं। समय समय पर बैठ के भी वो लगातार करते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ उन्होंने बैठक की थी, तो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया था कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि तीसरी लहर का अंदेशा लगातार जताया जा रहा है। और उसमें साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बच्चों पर प्रभावित जरूर होगी, तो उससे निपटने के लिए सरकार जरूर सतर्कता बरत रही है। और साफ तौर पर जो अस्पताल है उनमें व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार कोरोना कर्फ्यू भी उत्तराखंड में जारी है। जिस तरीके से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं वो लगातार जारी रहेंगी। वहीं बॉर्डरों की बात करें तो बॉर्डरों पर भी लगातार चेकिंग अभियान जारी है। जो बाहर से आने वाले राज्य से लोग हैं वो अपनी कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट लेकर ही एंट्री कर पाएंगे, या फिर जिनको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है वही एंट्री उत्तराखंड में कर पाएंगे। वहीं यदि वैक्सीनेशन की बात करें सोनिका, तो वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार अभियान जारी है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा है कि दिसंबर तक सभी उत्तराखंड वासियों को वैक्सीन लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस अभियान की जो तेजी देखने को मिल रही है वो लगातार तेजी में अभियान चल रहा है। जी एक जानकारी दीजिएगा ये भी धनराज कि अब लोग कितने सतर्क हो गए हैं और कितने सावधान आपको नजर आने लगे हैं। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से यदि जनता की बात करें तो जनता जरूर जागरूक होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर में हमने देखा कि काफी लोगों की मौत भी हो गई थी और काफी लोग बीमार भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए तीसरी लहर में जनता जरूर जागरूक हुई है। और तमाम यदि बाजारों में निकल रहे हैं तो वो मास्क लगाकर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करना होता है, तो वो उसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर पालन भी कर रहे हैं, प्रशासन भी तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है कोरोना को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, अब आपको सीधा हरिद्वार ले चलते हैं। दरअसल हरिद्वार के ज्वालपुर से खबर सामने आई है कि एक एक्सिस बैंक की नई ब्रांच का उद्घाटन हुआ है और कई तरह के कार्यक्रम इस बीच किए गए। हरिद्वार के ज्वालपुर में एक्सिस बैंक की नई ब्रांच का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अब्बुदई कृष्णराज पहुंचे। एक्सिस बैंक के सर्किल हेड रघुवीर सिंह चौहान ने ग्राहकों को अच्छी सर्विस उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि यह ब्रांच लघु उद्योगों, कृषि उद्योगों, विदेशी व्यापार करने की सहूलियत सहित ग्राहकों को लॉकर की सर्विस भी उपलब्ध कराएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सिस बैंक की नई ब्रांच का उद्घाटन किया जा रहा है। तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अब्बुदई कृष्णराज पहुंचे। कि ये ज्वालापुर का जो क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें अभी प्राइवेट बैंकों का पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी आगमन नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे एक ही प्राइवेट बैंक है जो कि HDFC बैंक है। अब एक्सिस बैंक का जो खुलने से यहाँ पे रहेगा कि हम लोग कस्टमर को बेटर सर्विस देंगे। जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, आज नहीं पिछले 10 साल से, तो वो हम लोग उसके माध्यम से कस्टमर का जो काम है जो डिजिटल वे से कराएंगे। और एक्सिस बैंक यहाँ मार्केट में जैसे कि व्यापारी लोगों का मार्केट है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे एंड्रॉइड मशीन है, स्वैप मशीन, बाकी सब हम लोग लिमिट्स वगैरह, लोन वगैरह, इन सब की फैसिलिटीज जो एक व्यापारी को चाहिए होती है अपना बिजनेस आगे ग्रो करने के लिए, वो सब हम पूरी करेंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।